बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज है 2 जुलाई 2022 और आज के इस वीडियो में 2 जुलाई 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी विस्तार पूर्वक आपको दिया जाएगा। अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस श्रृंखला के सारे वीडियो को रेगुलर देखें। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पर ये चैनल पर अपलोड होता है। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये प्रश्न जो देख रहे हैं ये पिछले वीडियो का प्रश्न है। ये प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। प्रश्न था कि हाल ही में किसके द्वारा पेमेंट्स विजन 2025 दस्तावेज जारी किया गया था। इस नाम से भी हाल ही में जो दस्तावेज जारी हुआ ये जारी किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अर्थात आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था। और बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अगर हम बात करें आपको ध्यान रखना है कि हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल जितने भी हमारे नोट्स वगैरह है सभी के सभी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर बेसिस पर आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इसी कड़ी में हमने जनवरी से मई 2022 का एक मास्टर वीडियो जिसमें कि बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का संग्रह किया गया है ये चैनल पर अपलोड किया गया है। आप प्लेलिस्ट के अंतर्गत इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर इन सारे सेक्शन को कवर किया गया है जिससे आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर होगी और यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी होता है पीडीएफ का, वहाँ से आप पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर पाएंगे। हालांकि हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह होते हैं आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर एक साथ सभी मटेरियल सभी वीडियो सभी पीडीएफ वगैरह एक साथ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करके सभी चीज़ों का आप वहाँ से एक्सेस जरूर करेंगे। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है। ये घोषणा भी हाल ही में हुई है और ये राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजधानी पटना में इसके निर्माण की घोषणा भी हाल ही में हुई है। संबंधित जानकारी आपको ध्यान रखना है। आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाए जाने की घोषणा की गई है। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखेगा। आगे हमने इस पार्क के बारे में कुछ डिटेल जानकारी आपके साथ साझा किया है। आपको ध्यान रखना है इस ट्रैफिक पार्क का निर्माण इस तरह से किया जाएगा कि बड़े और बच्चे दोनों आसानी से यातायात नियमों के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। अर्थात यहाँ यातायात नियमों की जानकारी मिल सकेगी और साथ ही साथ सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को भी जागरूक किया जा सकेगा। ये ध्यान रखना है। आगे हमने ये लिखा कि यह ट्रैफिक पार्क का निर्माण 4900 वर्ग फुट में किया जाएगा यानी कि 4900 वर्ग फुट में इस ट्रैफिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। बात आई थी यहाँ पर वीर कुंवर सिंह की। तो वीर कुंवर सिंह का संबंध बिहार के भोजपुर जिले से है। भोजपुर जिला में एक स्थान है आरा और यहीं पे जगदीशपुर की ये रहने वाले थे वीर कुंवर सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ से अगर हम बात करें बीपीएससी जैसे परीक्षा की खास करके तो बीपीएससी परीक्षा में हर वर्ष एक प्रश्न वीर कुंवर सिंह से संबंधित पूछा गया है। आप प्रीवियस वर्षों के प्रश्न पत्र को देखिए आपको हर सेट में एक प्रश्न वीर कुंवर सिंह से देखने को मिलेगा। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। किसी भी रूप में आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं संबंधित होंगे वीर कुंवर सिंह से। तो एक प्रश्न आपके हाथ में है। अगला होगा हमारा यहाँ पर दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के सारण जिला के किस महिला स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया है। ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ उसे आपको याद रखना है। सबसे पहले इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा भगमनी देवी अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा हाल ही में सारण की एकमात्र जीवित महिला स्वतंत्रता सेनानी भगमनी देवी का 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारण जिले की एकमात्र जीवित महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ 97 वर्ष की आयु में। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में देख सकते हैं। ये कुल मिला के 97 वर्ष की थी और इनका नाम आपको ध्यान रखना है भगमनी देवी। आगे हमने यहाँ पर यह लिखा कि भगमनी देवी ने अपने पति के साथ स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अहम भूमिका अदा किया था बिहार के सारण जिले से। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सारण की तो बिहार के 9 प्रमंडल में से सारण एक प्रमंडल भी है। सारण एक्चुअली में एक जिला भी है और साथ ही साथ सारण एक प्रमंडल भी है। तो 9 प्रमंडल में से सारण एक प्रमंडल है और इसका हेडक्वार्टर सारण ही है। और यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि सारण प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। ये जिले हैं सारण, सिवान और गोपालगंज। और इसके अतिरिक्त बिहार से संबंधित जो बेसिक जानकारी है आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से ये संबंधित चीज़ें आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बेसिक से फैक्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अगला होगा हमारा यहाँ पर तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में स्त्रियों के स्वर को बुलंदी दे रही कहानी संग्रह 12 खड़ी का लोकार्पण किसने किया है।
तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उषा किरण खान के द्वारा भी हाल ही में इस कहानी संग्रह 12 खड़ी का लोकार्पण किया गया है, जिसकी विस्तृत जानकारी हमने साइड में लिखा है। आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार की पद्मश्री साहित्यकार उषा किरण खान द्वारा संपादित कहानी संग्रह 12 खड़ी का लोकार्पण किया गया। इस पुस्तक के बारे में जो जानकारी यहाँ पर लिखा गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। आपको बता दूं कि यह पुस्तक 12 प्रतिभाशाली लेखिकाओं द्वारा लिखी गई कहानियों का एक संग्रह है और इसे लखनऊ के रश्मि प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। आगे हमने यहाँ पर यह जानकारी दिया कि इस कहानी संग्रह में रानी सुमिता, रीता सिंह, सौम्य सुमन, वीना अमृत, मीरा मिश्रा, नीलिमा सिंह, सुनीता गुप्ता, निवेदिता, भावना शेखर, उषा ओझा, शहनाज फातमी और उषा किरण खान द्वारा लिखी गई कुल 12 कहानियां हैं। कुल मिलाकर 12 लेखिकाओं द्वारा यहाँ पर इसे कह सकते हैं पुस्तक में कहानियों का जो संग्रह है, कुल मिलाकर 12 कहानी 12 लेखिकाओं द्वारा इसमें संकलित किया गया है, जिसका अभी हाल ही में जो लोकार्पण किया गया ये बिहार की पद्मश्री साहित्यकार उषा किरण खान द्वारा इसे लोकार्पित किया गया। तो आप यहाँ पर उषा किरण खान को इस इमेज में भी देख सकते हैं। अगला होगा हमारा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में किन के इस्तीफा के बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बने हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का देखिए यहाँ पर एक सेकेंड मिस्टेक हुई है, थोड़ा सा प्रश्न में यहाँ पर विकल्प में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, विकल्प में कुछ और होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमसे प्रश्न में पूछा गया है किनके इस्तीफे के बाद अभी हाल ही में एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बने हैं। तो उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद अभी हाल ही में महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे। यहाँ पर ऑप्शन में जो विकल्प यहाँ पे दिया गया है इसमें थोड़ी सी मिस टाइपिंग हुई, आप लोग सुधार कीजिएगा। हालांकि यहाँ पर हम चुन रहे हैं ऑप्शन नंबर ई को, क्योंकि एक भी विकल्प यहाँ पे सही नहीं है, तो ये वाला यहाँ पर सही होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने शपथ लिया है। महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री की बात करें तो जो आप इस इमेज में देख रहे हैं एकनाथ शिंदे, ये महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं। जो जानकारी यहाँ पर आगे लिखा गया, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बने हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र की बात करें तो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। अब यहाँ पे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य की जो स्थापना हुई थी ये 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र के प्रमुख त्योहार के बारे में बात करें तो गुड़ी पड़वा एक त्योहार है, जो कि इस दिन ब्रह्मा की सृष्टि की रचना या फिर नए वर्ष के रूप में महाराष्ट्र में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा एक पर्व है पोला, जो कि महाराष्ट्र के कृषकों द्वारा बैलों की पूजा के रूप में इसे मनाया जाता है। साथ ही साथ गणेश चतुर्थी भी यहाँ पर कह सकते हैं महाराष्ट्र में जो गणेश पूजा होता है ये बड़े धूमधाम से यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो कुछ प्रमुख दिवस वो जो त्योहार होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खास करके विभिन्न राज्यों से जो संबंधित होते हैं। तो इस तरह की चीजों को भी आपको नोट करना है। अगर आप नोट नहीं कर सकते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप पर ये तमाम सुविधाएं उपलब्ध है, वहां पर आप तमाम चीजों के नोट्स को प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पर इस वीडियो में एक जानकारी आपको ये भी दे दूं कि पूरे वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ जो कि बिहार एसएससी एग्जाम से होगा। बिहार एसएससी एग्जाम की तैयारी आप किस प्रकार से करेंगे, कहाँ से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, वो सारी संबंधित जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में देखने को मिलेगा। चलिए अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 5वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर रखा गया है। ये प्रश्न थोड़ा सा यूनिक है। यूनिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ जब आप एक्सप्लेनेशन को इसका देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। हालांकि यहाँ पर इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो अधिकतर लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को चुनेंगे। आप लोग जानते हैं कि औरंगाबाद बिहार में एक जिला है, जबकि इस प्रश्न के अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है एक भी विकल्प इसका सही नहीं है। इस आधार पर हम चुनेंगे इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सही विकल्प की बात करें तो इसका सही विकल्प होगा, प्रश्न के आधार पर हम देखें तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र का एक जिला है औरंगाबाद, जिसका नाम बदलकर भी हाल ही में संभाजी नगर रखा गया है। डिटेल जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। दरअसल अगर हम बात करें संभाजी मराठा की तो छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे, इन्हीं के नाम पर अभी हाल ही में इसका नाम बदल करके संभाजी नगर रखा गया है। भारत में अगर बात करें औरंगाबाद नाम की तो भारत में औरंगाबाद नाम के 2 जिले हैं, ये ध्यान रखिएगा। भारत में औरंगाबाद नाम के 2 जिले हैं, एक तो है महाराष्ट्र में, दूसरा बिहार में है। ये कंफ्यूज यहां से आपको नहीं करना है। महाराष्ट्र और बिहार में औरंगाबाद नाम के जिले हैं दोनों जगहों पे, ठीक है, ये यहां से आप ध्यान रखेंगे।
अगला जानकारी हमने आपको ये दिया कि औरंगाबाद का नाम बदलने की मांग पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की राजनीतिक पार्टी लंबे समय से कर रही थी। अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। ये जानकारी मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया था। तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफा के बाद अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में यानी कि 20वें मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे ने शपथ ग्रहण किया। और साथ साथ इसके अतिरिक्त आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो नए उप मुख्यमंत्री बने हैं महाराष्ट्र के, ये बने हैं देवेंद्र फडणवीस। तो दोनों जानकारी यहां से इस वाले पॉइंट का आपको याद रखना है। अगला होगा हमारा छठा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किन देशों ने ब्रिक्स क्लब में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। प्रश्न पे जब आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने शब्द का प्रयोग किया है देशों, अर्थात यहाँ पे बहुवचन की बात किया जा रहा है। अर्थात यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा ये एक से अधिक विकल्प सही होने की संभावना है। यहाँ पे हमने देशों शब्द का प्रयोग किया है। इस शब्द से तात्पर्य निकाला जा सकता है कि एक से अधिक विकल्प यहाँ पर सही होने की संभावना है। तो जब भी आपको इस तरह के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले, खास करके बीपीएससी एग्जाम में जहां पर आपके 5 ऑप्शन में हो प्रश्न में, तो आंख बंद के ऑप्शन नंबर ई को चुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर संभवतः ये प्रदर्शित हो रहा है कि यहाँ पर एक से अधिक विकल्प सही होगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। इसके तहत जो राइट आंसर है ये है ईरान और अर्जेंटीना। फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई। आपको जानकारी यहां पर यह दे दूं कि हाल ही में ईरान और अर्जेंटीना ने ब्रिक्स के रूप में जानी जाने वाली उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह के सदस्य बनने के लिए अभी हाल ही में आवेदन प्रस्तुत किया है। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। दोनों देशों ने अभी हाल ही में इसमें शामिल होने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है। अब यहाँ पे ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में जो शब्द है BRICS, इसमें कुल मिला के 5 सदस्य देश हैं जो कि इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसके जो मतलब कह सकते हैं देशों का जो पहला नाम है इसी के नाम पर इसे शॉर्ट में ब्रिक्स कहा गया है। B से होता है ब्राजील, R से होता है रसिया, I से होता है इंडिया अर्थात भारत, C से चाइना और दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इसी का एक संक्षिप्त रूप है BRICS अर्थात ब्रिक्स। इसकी स्थापना की बात करें तो ब्रिक्स की स्थापना 16 जून 2009 को हुई थी। प्रारंभ में इसमें केवल 4 सदस्य देश थे, जबकि दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो एक वर्ष बाद 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था। उसके बाद से ब्रिक के बाद इसे ब्रिक्स कहा गया। इसमें एस शब्द जुड़ा था 2010 में, यानी कि दक्षिण अफ्रीका जो इसमें शामिल हुआ ये 2010 में शामिल हुआ था। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से एक पॉइंट आपको याद रखना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही के दिनों में मैंने आपको जानकारी दिया था कि हाल ही में 14वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2022 में चीन ने की है। ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। 14वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी हाल ही में चीन सरकार के द्वारा किया गया। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के विषय अर्थात थीम की बात करें तो इसका जो थीम निर्धारित था ये उच्च गुणवत्ता वाले ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना और साथ ही साथ वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत करना। इसका 2022 वाला 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का थीम था। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला होगा हमारा 7वां प्रश्न। ये 7वां प्रश्न है कि हाल ही में चंद्रमा पर कैपस्टोन मिशन किसने लॉन्च किया है। तो कैपस्टोन मिशन जो संबंधित है ये अंतरिक्ष एजेंसी जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, इसी से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि कैपस्टोन जो कि एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से संबंधित है। नासा के शोधकर्ताओं ने न्यूजीलैंड से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। कैपस्टोन एक प्रकार का अंतरिक्ष यान है जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से संबंधित है। कैपस्टोन अंतरिक्ष यान की बात करें तो कैपस्टोन एक माइक्रोवेव ओवन के आकार का अंतरिक्ष यान है और यह स्पेस क्राफ्ट अर्थात ये जो माइक्रोवेव ओवन का आकार का जो मतलब कह सकते हैं अंतरिक्ष यान है, इसका वजन महज बात करें हम 25 किग्रा है। ये ध्यान रखना, महज 25 किग्रा का एक अंतरिक्ष यान है। इसका उद्देश्य की बात करें, किस उद्देश्य से भी हाल ही में इसे न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया। आपको ध्यान रखना है इसका विशिष्ट उद्देश्य है कि चंद्रमा की कक्षा का अध्ययन करना और इस अध्ययन के लिए यह 6 महीने तक चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करेगा, जिसको लेकर अभी हाल ही में यह सफलतापूर्वक परीक्षण नासा द्वारा न्यूजीलैंड से किया गया है। ये जानकारी यहां से आपको नोट कर लेना है। अगला होगा हमारा 8वां प्रश्न, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूं कि जितने भी नासा संबंधित या फिर इसरो संबंधित जो मिशन होते हैं ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए इस प्रश्न को हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। अगला होगा 8वां प्रश्न। ये 8वां प्रश्न है कि हाल ही में चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं।
तो ऐसा कारनामा करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर नोवाक जोकोविच को इस इमेज में देख सकते हैं। आपको जानकारी दे दूं कि नोवाक जोकोविच सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले इतिहास यानी कि पूरे विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अब ये 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन से होते हैं यहाँ से आपको ध्यान रखना है। जो कि पहला ग्रैंड स्लैम होता है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, और उसके बाद फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, और साथ ही साथ अंतिम होता है यूएस ओपन। इसी क्रम में इसका आयोजन होता है, इसी क्रम में ये खेले जाते हैं। अब यहाँ से ये संबंधित जानकारी आप ध्यान रखिएगा। पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, बाद में फ्रेंच, फिर विंबलडन और लास्ट में यूएस ओपन का आयोजन होता है। अगला होगा हमारा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय हॉकी के किस दिग्गज का निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में इसे रखेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा वीरेंद्र सिंह, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारतीय हॉकी के दिग्गज और 1975 में स्वर्ण पदक जीतने वाली विश्व कप टीम के सदस्य वीरेंद्र सिंह का हाल ही में निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। आप उन्हें यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। भारतीय हॉकी टीम जो थी, विश्व कप हॉकी टीम, जो कि 1975 में स्वर्ण पदक जीती थी, इस टीम का ये हिस्सा रहे थे वीरेंद्र सिंह, जिनका अभी हाल ही में 75 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इनकी बात करें तो इनके सम्मान में 2007 में वीरेंद्र सिंह को प्रतिष्ठित ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था वर्ष 2007 में। हॉकी से संबंधित जो प्रमुख कप होते हैं, कई बार हमने देखा कि एग्जाम में प्रश्न आपके बनते हैं, तो हॉकी की चर्चा यहाँ पर हुई, तो इसीलिए हमने हॉकी से संबंधित कप की यहाँ पर जानकारी आपको दिया है। तो हॉकी से संबंधित जो प्रमुख कप जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो उनमें से महाराजा रणजीत सिंह कप, आगा खां कप, रंगा स्वामी कप, बैटन कप, ध्यानचंद्र कप, इंदिरा कप, नेहरू कप और सिंधिया कप, ये कुछ प्रमुख हॉकी से संबंधित कप है जो कि आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला होगा हमारा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इयोन मॉर्गन, जो अभी हाल ही में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान थे। इन्होंने अपने क्रिकेट करियर से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यही है इयोन मॉर्गन। आपको जानकारी दे दूं कि इंग्लैंड पुरुष टीम के कप्तान इयोन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, जिसके तहत आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, सीमित ओवरों की व्हाइट बॉल क्रिकेट से इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया है। जिसके बाद इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड अर्थात ईसीबी ने जॉस बटलर को, जो कि सलामी बल्लेबाज हैं इंग्लैंड टीम के, इन्हें अभी हाल ही में इंग्लैंड की सीमित ओवरों की टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। तो ये जानकारी ध्यान रखना, अभी हाल ही में कप्तान नियुक्त हुए हैं जॉस बटलर। अगला होगा हमारा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में ऑस्कर पुरस्कारों की कमेटी सदस्यता के लिए किस अभिनेता और अभिनेत्री को आमंत्रित किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूर्या और काजोल। आपको यहाँ पर विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में सिनेमा जगत में सर्वश्रेष्ठ या फिर सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाले ऑस्कर पुरस्कारों की कमेटी सदस्यता के लिए अभिनेत्री काजोल और तमिल फिल्मों के अभिनेता सूर्या को आमंत्रित किया गया है। अब ये आमंत्रित क्यों किया जाता है सदस्य के तौर पर, बेसिकली यहाँ पर इसके पीछे कुछ वजह है। आपको ध्यान रखना, ऑस्कर कमेटी में शामिल सदस्यों को एकेडमी अवार्ड के विभिन्न वर्गों में नामित फिल्मों के लिए वोट डालने के अधिकार मिलते हैं, जिसके बाद किसी भी फिल्म को यहाँ पर सम्मानित करने के लिए चयन किया जाता है। इसीलिए अभी हाल ही में बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री काजोल और अभी हाल ही में इसके अलावा तमिल फिल्म के अभिनेता सूर्या का चयन या फिर इसमें आमंत्रित किया गया है। तो ये आपको यहाँ से नोट कर लेना है। अगर आपको वीडियो से हेल्प हो रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अगला होगा हमारा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि दीपक पूनिया ने हाल ही में किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा कांस्य पदक अभी हाल ही में इन्होंने अपने नाम किया है। आप यहाँ पर दीपक पूनिया को इस इमेज में देख सकते हैं। आपको जानकारी दे दूं कि दीपक पूनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल जीता। यहाँ पर देखिए मेंबर नहीं बल्कि यहाँ पर मेडल होना चाहिए, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने अपने नाम किया है। ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि वीडियो के अंत में मैं आपको बिहार एसएससी सीजल 3 की जो वैकेंसी आई इसके बारे में जानकारी दूंगा। दरअसल यहाँ पे बात यह है कि इसका टेस्ट सीरीज बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से लॉन्च किया गया है। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप यहाँ पर अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर पाएंगे और बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक सारी बातों को सुनना है। बेसिकली यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पर टेस्ट सीरीज का जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें से कुल मिला के 25 छात्रों को फ्री इसमें शामिल किया जाएगा। अब फ्री इसमें आप कैसे शामिल हो पाएंगे, वही चीजें यहाँ पर आपको सुनना है। सबसे पहले यहाँ पर ये जान लीजिए कि जो टेस्ट सीरीज होगा ये साप्ताहिक फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर होगा। इसमें इसे शामिल किया जाएगा। प्रत्येक रविवार को सुबह 7 बजे आप इस टेस्ट
सीरीज को अटेंड कर पाएंगे। 6 या 7 बजे इसका टाइम निर्धारित किया जाएगा। हालांकि अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, 6 या 7 बजे इसका टाइम निर्धारित होगा हर संडे को। ये हर संडे को जब तक एग्जाम आयोजित नहीं होता तब तक ये आयोजित होगा। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, ये फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर होगा। ये फिलहाल हिंदी भाषा में उपलब्ध होगा। ये 2 माध्यम में आपके लिए उपलब्ध है। एक तो ऑनलाइन मोड में आप इसे टेस्ट को दे सकते हैं और साथ साथ इसका PDF फाइल भी आपको मिलेगा। PDF के माध्यम से भी आप यहाँ पर इसमें टेस्ट दे पाएंगे। अब आप इसे ज्वाइन कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको BPSC मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर करना है। और रजिस्टर करने के बाद टेस्ट वाले सेक्शन में जाके वहां पर आपको बिहार SSC सीजीएल 3 वाला जो सेक्शन होगा उस पर क्लिक करके वहां पर पहला जो टेस्ट डाला गया उसे आपको अटेंड करना है। उसमें जो टॉप 25 जो मतलब कह सकते हैं प्रतिभागी होंगे, जो टॉप 25 कंसिस्टेंट होंगे, उनका चयन यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज के लिए किया जाएगा। और यहाँ पर आपको निःशुल्क क्या क्या चीजें मिलेगी वो आपको बता दूं। तो साप्ताहिक फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको 2 वर्ष का करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज मिलेगा, जो कि इस एग्जाम के लिए आपके लिए पूरी तरह से सफिशिएंट होगा। संपूर्ण तैयारी यहाँ से आपकी हो जाएगी। और बिहार सामान्य ज्ञान का यहाँ पर आपको नोट्स मिलेगा और बेहतर मैं प्रयास करूंगा कि आपको यहाँ पर इसका वीडियो भी उपलब्ध हो। तो आपको जल्दी से ज्वाइन करना है। एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और फ्री वाले टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए और वहां पर कोशिश कीजिए कि आप इस टेस्ट को पूरी ईमानदारी से दें और यहां पर आप टॉप पर हैं। टॉप 25 में अगर आपका स्थान होता है तो यहां पर आपको निःशुल्क इसे मतलब कह सकते हैं कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा। इस कोर्स की फी की बात करें तो इस कोर्स की जो फी है ये 499 रुपया। 499 रुपये में ये सारी चीज़ें आपके लिए उपलब्ध कराया गया है। इस सारी चीज़ों को यहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप बेहतर स्कोर करते हैं, अगर आप टॉप 25 में शामिल हो जाते हैं तो इसे आप आसानी से एकदम से निःशुल्क प्राप्त कर पाएंगे। तो जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। और यहाँ पे कंडीशन एक यह भी है कि आपको टेस्ट में एक ही बार पार्टिसिपेट करना है। दोबारा अगर आप इस टेस्ट को देंगे तो यहाँ से आप जो मतलब कर सकते हैं इस सूची से जो मतलब मेरिट लिस्ट बनेगा उस सूची से आप बाहर हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा जब आप टेस्ट दें तो एक ही बार में पूरी तरह से 150 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद ही यहाँ पर अगर आप टॉप 25 में रहे तो आपका चयन यहाँ पर इसमें किया जाएगा। ऑटोमेटिक ये प्रक्रिया होगी, ऑटोमेटिक ही आपको कोर्स वहाँ पर मिल जाएगा। पेमेंट वाला जो सेक्शन होगा वो पूरी तरह से वहाँ से हट जाएगा। पेमेंट आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आप टॉप 25 में शामिल रहे होंगे तो ये चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना। ये जो प्रक्रिया होगी अगले संडे तक, अभी आज जो आप देख रहे हैं इस वीडियो को, आज शनिवार है और ये अगले संडे तक वैलिड रहेगा। अगले संडे तक आप यहाँ पर इसमें टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करके यहाँ पर इसे कह सकते हैं अच्छी तरीके से इसे टेस्ट दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा यहाँ पर प्रश्न होगा, प्रश्न के हाल में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जिला स्कूल शिक्षा सूचकांक जारी किया है। इसमें बिहार के कितने जिले शामिल हैं? संबंधित सारी जानकारी आपको हमने दिया था। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आप चाहें तो यहाँ पर सभी चीजों को विस्तार से लिख सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।